हमारे PS वर्षा क्लासेस में एक बार पुनः सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्ज़ाम आपके बिल्कुल सर पर आ चुके हैं। तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के मद्देनज़र आज मैं बहुत ही छोटे लेकिन दांत खट्टे कर देने वाले न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम में आप पहली बार देखेंगे तो आपके दांत बिल्कुल क्या हो जाएंगे, खट्टे, नहीं बन पाओगे पट्टे, और बन जाओ पट्टे, नंबर हो जाए इकट्ठे। इसलिए आपके लिए हम बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आए हैं। और वीडियो में थोड़ा वार्निंग आपको देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबी होगी, लेकिन ये वीडियो आप क्यों देखें, पूरे क्वेश्चंस आप क्यों समझें, क्योंकि आप जानते हैं देयर आर 6 ऑप्शनल क्वेश्चंस अपीयर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी कि 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुविकल्पी आते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चंस में अगर वो 6 बहुविकल्पी में कम से कम 3 तो न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। तो ये क्वेश्चन सभी बहुविकल्पी में न्यूमेरिकल्स के रूप में या लघुत्तरी में न्यूमेरिकल्स के रूप में आ सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो बिना किसी क्षण की देरी किए आइए तुरंत पहले इस क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखें, उससे पहले क्या देखना है, देखिए पदार्थ का अपवर्तनांक n, प्रकाश की चाल या वेग c, प्रकाश का अपवर्तनांक का प्रतीक n, प्रकाश की चाल या वेग c तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v में संबंध क्या होता है, आप याद रखें n बराबर c बटे v। n बराबर c बटे v, जहाँ n क्या है पदार्थ का अपवर्तनांक, c क्या है प्रकाश का वेग, v क्या है माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही हो उस माध्यम का अपवर्तनांक ये n है। ठीक है, तो n बराबर c बाई वी फार्मूला आप याद रखिए। आगे तो 3 क्वेश्चन बहुकाल से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है। मैं पहले आपको बता देता हूँ, जितने यानी 2 या 3 पार्ट्स न्यूमेरिकल्स मैं लेकर आया हूँ, और इन दोनों पार्ट्स वे सभी न्यूमेरिकल्स है जो बहुविकल्पी में आते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स जब आते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, माथा पच्ची करना पड़ जाता है। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको माथा पच्ची नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नोट डाउन गिवन दैट। पहले हम क्या लिखेंगे सवाल में, गिवन दैट। भाई गिवन दैट कहें, और हर टाइप के न्यूमेरिकल है, ये नहीं कि एक टाइप के हैं, हर टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। हर टाइप के न्यूमेरिकल, घुमा के न्यूमेरिकल है, हर कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो। जितने संभव प्रकार से न्यूमेरिकल हो सकते हैं सभी संभव प्रकार के न्यूमेरिकल्स हैं, हर कॉन्सेप्ट पर आधारित न्यूमेरिकल्स हैं। तो देखिए इसको पहले पढ़िए। कहता उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो यानी प्रकाश की चाल कहता है उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल। अब देखो प्रकाश की चाल मतलब उस पदार्थ, यानी जिसमें प्रकाश की चाल मतलब उस पदार्थ में प्रकाश की चाल, पदार्थ में प्रकाश चाल मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है इसका प्रतीकात्मक रूप में क्या लिखेंगे, v बराबर हम लिखेंगे गिवन दैट v बराबर 2.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दिस इज गिवन दैट। और हमें ज्ञात क्या करना है, कहता है उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी अपवर्तनांक n बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, हमने यहाँ v क्यों कहा, c क्यों नहीं कहा, है ना। सवाल पढ़िए। कहता है उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल, यानी उस माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए जो c होती है, प्रकाश की चाल जो c होती है वो c होती है निर्वात में प्रकाश का वेग। यानी c क्या है, निर्वात में प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग या प्रकाश चाल c निर्वात में है, और माध्यम में किसी पदार्थ में प्रकाश की चाल का प्रतीक क्या होगा, v, और निर्वात में प्रकाश की चाल कहेगा तो क्या होगा, c। ठीक है, अब n पूछ रहा है। देखिए सलूशन हम करते हैं। तो n पूछ रहा तो हम वी विल यूज दिस फार्मूला n इज इक्वल टू c बाई वी। ये बहुकाली फार्मूला लगाइए और अपना प्यारा सा उत्तर पाइए। तो यहाँ n बराबर c बटे वी। देखो n बराबर, अब c का मान तो भाई जिम्बाब्वे वाले भी जानते हैं, c का मान तो जिम्बाब्वे वाले भी जानते हैं क्या होता है। आप कहोगे सर 3 × 10⁸ होता है। ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में c क्या होती है, ये होती है, आप जानते हैं, बटे v का मान कितना है 2.3 और × 10⁸। देखिए 10⁸ अंश में भी है हर में भी है। ये दोनों कहेंगे चलो घर चलें। भाई ये घर चले गए, गायब हो गए, कट गए, अंश हर में सेम चीज़ें कट जाती हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लो, यानी 3
बटे, देखो 2.3 को लिख सकते हो 23/10, है ना। ये 10 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्या 30/23। इस 30/23 को आप हल कर लेंगे तो आएगा 1.3। अच्छा, मात्रक इसका क्या होगा, चूँकि अपवर्तनांक n पूछ रहा, इसलिए मात्रक इसका नहीं होगा। ठीक है, अनुपातिक राशि है, मात्रक नहीं होगा। लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन। व्हाट से दिस क्वेश्चन, कहता है हीरे का अपवर्तनांक 2.0 है। बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, गिवन दैट। क्या क्या मेरे मुन्ने भूल न जाना, अपवर्तनांक का प्रतीक क्या होता है, इसे क्या होता है। आप कहोगे सर अपवर्तनांक का प्रतीक n होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना है, 2.0 है। देखिए इसमें अपवर्तनांक पूछ रहा था, इसमें अपवर्तनांक दे रखा है। तो कहता है हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल मतलब हीरा क्या है, हमारा माध्यम है जिसमें प्रकाश जा रहा है। हीरे में, हीरा ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश जा रहा है। जैसे माध्यम प्रकाश की चाल क्या है, होती है प्रतीक v। तो हमारा यहाँ माध्यम क्या है, हीरा। तो हीरे में प्रकाश की चाल यानी v पूछ रहा है। v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ टू फाइंड लिख लेंगे, टू फाइंड। अब सॉल्यूशन आप कर लीजिए। अब देखिए n और v में संबंध क्या होता है, तो आप कहोगे सर जिम्बाब्वे के बच्चे भी जानते हैं इसको। तो हाँ बच्चा, जिम्बाब्वे के बच्चे जानते हैं तो मेरे बच्चे क्यों नहीं जानेंगे। तो n बराबर c/v, हमको यहाँ से क्या चाहिए, v चाहिए ना। तो इसको हमको यहाँ से v चाहिए, तो हम यहाँ से इसको पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा हमारा, देखो v यहाँ हर में है, इधर आ जाएगा, ये पक्षांतर होकर इधर आ जाएगा तो c, तो यानी v बराबर सॉरी हमारा हो जाएगा v बराबर क्या, c/n। तो v बराबर यानी v यानी हीरे में चाल, माध्यम में चाल, माध्यम हीरा है, हीरे में चाल। c का मान आप लोग जानते हैं, प्रकाश c का प्रकाश निर्वात प्रकाश की चाल होती है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और n का मान दिया है 2.0, 2.0 का मतलब 2 दिया है। आप इसको सॉल्व कर ले बच्चे, देखिए 3 से 2 को भाग देगा बच्चा, कितना आएगा बच्चा, 1.5 आएगा, गुणे 10⁸। देखिए यहाँ माध्यम प्रकाश की चाल v आ गई, तो चाल v का मात्रक क्या लिखोगे, मात्रक आगे लिख लोगे, मात्रक नहीं लिखोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। मात्रक का बहुत रोल होता है। ठीक है, चाहे निर्वात प्रकाश की चाल c हो, चाहे किसी माध्यम प्रकाश की चाल v हो, मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन। बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे, कम से कम टाइम में अधिक से अधिक सवाल सॉल्व कराऊंगा मैं आपको आज। कहता है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। वायु में प्रकाश की चाल, तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल को क्या कहते हैं, c। वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल है तो इसे c कहेंगे, प्रतीक रूप में क्या कहेंगे, प्रतीकात्मक रूप से c। तो c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक मुन्ना। अब कहता है यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो, कांच का अपवर्तनांक यानी n बराबर कितना दिया है, 1.5। अपवर्तनांक कोई मात्रक नहीं होता, जानता कि नहीं जानता मुन्ने, बोल मेरे बच्चे। अरे सर मैं जानता हूँ अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता, क्यों, क्योंकि आनुपातिक राशि है। अब कहता कांच में प्रकाश की चाल, तो देखो यहाँ माध्यम कांच है, माध्यम यानी कि जब हमारा प्रकाश कैसे माध्यम में जा रहा हो, कांच के माध्यम में जा रहा हो, तो माध्यम यानी कांच में प्रकाश चाल, तो यानी माध्यम प्रकाश की चाल, माध्यम हमारे पास कांच है तो प्रकाश चाल प्रतीक क्या होता है, v। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेना। आप यहाँ से v बराबर क्या सूत्र लगाओगे, देखो v बराबर ये सूत्र जो भी आया, v बराबर क्या आ गया, ये c/n आ गया। तो v बराबर c/n, दिस इज योर फार्मूला, दिस इज योर फार्मूला बच्चा, ये तेरा फार्मूला हो गया बच्चे। अब इस पर रख दे मान को। अब देखो v बराबर c का मान रख दो 3 × 10⁸, और अपवर्तनांक n का मान रख दो 1.5। देखो 1.5 से काटोगे तो 1.5 दूनी 3 यानी 2 आ जाएगा। तो v बराबर कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हल कर लोगे तो ये आ जाएगा। आप चाहो बच्चा तो स्क्रीनशॉट ले सकता है मुन्ना, स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे। ठीक है, चल मैं आगे चलता हूँ। अब
टाइम नहीं लेना है, बिल्कुल सूक्ष्म समयांतराल में सभी क्वेश्चंस को हल करना है। चौथा क्वेश्चन प्यार से पढ़ो। कहता जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.125 है। यदि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में यानी माध्यम में यानी वी कहोगे प्रतीक, कांच में प्रकाश की चाल 2.0 मतलब 2 ही, ठीक है, गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जल में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। देखो पहले दिया क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखो बच्चा, देखो मेरे बच्चा, देखो बच्चे, गिवन दैट क्या लिखोगे जी, गिवन दैट जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये क्या हो गया बच्चा, ये क्या हो गया, अब आया है ऊंट करवट के नीचे, करवट के नीचे कि ऊंट पहाड़ के नीचे। कहावत भी नहीं बोल पाता हूँ, हाँ सीखना है बच्चे अभी मुझे कहावतें। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कैसे लिखोगे, WNG, WNG मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक मुन्ना, क्या दिया है 1.125। यदि कांच में प्रकाश की चाल इतनी है, तो कांच में प्रकाश की चाल माध्यम में, तो इसे कह दोगे V। कांच के लिए लिख सकते हो VG, लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कांच प्रकाश की चाल को VG कितना 2.0 और गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कहता जल में प्रकाश की चाल यानी टू फाइंड क्या है बच्चा, टू फाइंड क्या कह रहा है, जल में प्रकाश की चाल। देखो जल भी तो एक माध्यम है, तो यहाँ जल भी एक माध्यम, इसलिए लिख लेंगे VW। इसीलिए हमने यहाँ VG लिख लिया। इधर सवाल हमने नहीं लिखा था, केवल प्रतीक V लिख लिया था, लेकिन यहाँ माध्यम चूंकि 2 आ गए, एक कांच माध्यम है, एक जल। माध्यम कांच में प्रकाश की चाल दिया है, तो इसलिए इसको VG मान लिया, और माध्यम जल में प्रकाश की चाल पूछ रहा था यानी VW। देखो G मतलब ग्लास और W मतलब वाटर, वाटर में चाल, ये ग्लास मतलब कांच में चाल, तो वाटर में चाल पूछ रहा, सलूशन टू फाइंड। अब देखो बच्चा सलूशन, एक बहुकालिक फार्मूला लगाओ, इस सवाल का काम तमाम हो जाएगा। ये सवाल पानी मांगेगा भी, इसका काम तमाम हो जाएगा। ये कहेगा मुझे पानी पिला दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, लेकिन आज हम तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। तो जल में प्रकाश चाल, देखो बेटा जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, देखो एक प्यारा सा संबंध आप याद रखो, WNG बराबर होता है VW बटे VG। ये फॉर्मूला आप याद रखें, क्या होता है, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है जल में चाल और बटे कांच में चाल। यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जल में चाल बटे कांच में चाल, किसकी, प्रकाश की। अगर यही यहाँ इस तरह हो, GNW हो, तो कहोगे क्या, इधर G पहले है ना, G है इधर, तो यानी कांच में चाल बटा जल में चाल, प्रकाश की कांच में चाल बटे जल में चाल। कब, जब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इस तरह दिया हो, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया हो, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया हो, तो फिर क्या हो जाएगा, प्रकाश की कांच में चाल बटा प्रकाश की जल में चाल। लेकिन यहाँ तो उल्टा करा, यहाँ जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, तो ऊपर हो जाएगा जल में प्रकाश की चाल बटे कांच प्रकाश की चाल। बस रख लो, भावकाल से रखो, जल्दी से उत्तर पाओ। VW का मान कितना है, देखो VW का मान पूछ ही रहा है, लेकिन WNG का मान कितना दिया, 1.125 दिया है। VW का मान क्या है, इसे पूछ ही रहा है। VG का मान कितना है, ये देखो दिया है 2.0 गुणे 10⁸। अब बेटा इसे ये 2.0 गुणे 10⁸ इधर गुणा हो जाएगा, इधर गुणा कर लोगे इन दोनों को, 2 से इधर गुणा करो, देखो इनको गुणा करो तो मान जानते हो क्या आएगा मुन्ना, गुणा कर लो, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 इक्के 2, 2 इक्के 2, कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 3 अंक बाद दशमलव, ये लग गया, गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये रहा आंसर। कैसा रहा आंसर, खट्टा रहा कि मीठा रहा, अच्छा रहा ना।
अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या कहता है। क्वेश्चन 5 कह रहा कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 तथा 4/3 है। 3/2 तथा 4/3 है। कहता कांच और जल में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुविकल्पी ज़्यादा आते हैं इस तरह क्वेश्चन। देखिए अभी 15 मिनट केवल वीडियो हुए, मैंने 5 क्वेश्चन बताने पे आ गया हूँ। अभी और स्पीड पकड़ूंगा। अभी तो बेटा मैं बुलेट ट्रेन की स्पीड में चलूँगा, अभी धीरे थोड़ा चल रहा हूँ। बहुत कम मिनिमम टाइम में मिनिमम टाइम डरेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको। कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक कितने 3/2 तथा 4/3 है। तो कांच के निरपेक्ष अपवर्तनांक को यानी कांच के निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब ये होता है बेटा कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 लिखोगे आप। और जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 लिखोगे आप। कहता कांच और जल में प्रकाश की चाल का अनुपात। तो यानी टू फाइंड क्या है, टू फाइंड ज्ञात करना क्या है, कांच और जल में प्रकाश की यानी हमने माना कांच में प्रकाश की चाल Vg है और जल में प्रकाश की चाल Vw है। तो इनमें अनुपात, इनमें रेशियो पूछ रहा है। अब आइए बच्चा, आइए मुन्ना, सॉल्यूशन करते हैं लाल। अभी करेंगे हम लोग कमाल। देखो अब अपना फंडा वही है, ऊपर वाला ही फंडा लगाएंगे। देखो बच्चा, हम कांच और जल में प्रकाश की चाल का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है, पीछे जो सूत्र हम लोग पढ़ के आए हैं वो क्या पढ़ के आए हैं, चूँकि n बराबर C/V पढ़ के आए हैं ना, n बराबर C/V पढ़ के आए हैं। तो यहाँ n का मतलब n बराबर पढ़ के आए, तो यहाँ से लिखेंगे हम ANG। तो हमारा यहाँ इस सूत्र के अकॉर्डिंग देखो n क्या होता है, माध्यम का अपवर्तनांक होता है, और v क्या होता है, माध्यम की चाल होती है। तो कांच के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ANG। कांच के लिए अपवर्तनांक ले लिया ANG, तो यहाँ C/Vg हो जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ ANG का मान रख लो 3/2। चाहे इसको थोड़ा ऐसे रहने दो, नहीं मान ही रख लो, 3/2 रख लिया। और C/Vg, ठीक है, यहाँ से Vg निकाल लो, यहाँ से Vg निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हो जाएगा 3Vg बराबर 2C। अच्छा बेटवा बच्चे यहाँ समझ में आया कि नहीं आया, ANG बराबर C/Vg है। क्यों आया ये, इसको हमने क्यों बनाया, चूँकि n दो कह रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल का अनुपात निकालो। तो इसका मतलब हमें कांच में प्रकाश की चाल पहले निकाल ले, फिर जल में प्रकाश की चाल निकाल लें। देखो कांच यानी कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया है, तो कांच में प्रकाश की चाल हम निकाल सकते हैं, देखो पहले सवाल की तरह। फिर जल में अपवर्तनांक दिया, यानी माध्यम का अपवर्तनांक जल का कितना 4/3, तो हम जल में प्रकाश की चाल निकाल सकते हैं। तो पहले हम कांच में प्रकाश की चाल निकाल लें इस सूत्र से, फिर इसी सूत्र से जल में प्रकाश की चाल निकाल लें और दोनों को भाग दे दे, बस आंसर आ जाएगा। तो वही तो हम कर रहे हैं। n का मतलब कि माध्यम का अपवर्तनांक, हमारा माध्यम का है कांच, यानी कांच का अपवर्तनांक बराबर C तो भाई प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, ये तो बदलेगी नहीं, ये तो बदलेगी नहीं भाई, तो कांस्टेंट है प्रकाश की चाल से निर्वात में। और बटे v यहाँ v की जगह क्या लिख लिया, Vg। v की जगह Vg समझ में आया, क्योंकि भाई Vg जो है हमारा माध्यम जल है, माध्यम कांच है, तो कांच प्रकाश चाल। अब यहाँ तो ANG का मान रख के यहाँ से कहीं से गुणा किया, ये आ गया, तो यहाँ से Vg बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से Vg बराबर आ जाएगा 2C/3। अब C का मान नहीं रखेंगे, चूँकि यहाँ अनुपात निकालना वैसे भी कटना है। इसको लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड वंस मोर टाइम अप्लाइंग दिस फार्मूला n इज इक्वल टू C/V। अब देखो n बराबर हमारा, अब की हमारा n किसके लिए लेंगे, जल के लिए लेंगे। तो यानी जब जल में प्रकाश का अपवर्तनांक लेंगे ANW, तो C तो हमारा भाई निर्वात में प्रकाश की चाल C है, तो यही रहेगी। और बटे V जो है, ये V जल में यहाँ अपवर्तनांक जल में लिए, तो जल में चाल Vw कर लें यहाँ। अब ANW को मान देखो कितना दिया, 4/3 दिया है, तो 4/3 रख लो और C/Vw, वही काम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कैंची गुणा कर लो,
कैंची गुणा हमारे यहाँ देहात में बोलते हैं इसे। तो 4VW और बराबर यहाँ 3 का C से हो जाएगा 3C। यहाँ से VW निकालो, VW बराबर 3C/4। बस यही तो हम चाहते थे, हम यही तो चाहते थे कि जल में कांच में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल में अनुपात पूछ रहा है, यानी हम जल में कांच में प्रकाश की चाल निकाल लें और जल में प्रकाश की चाल निकाल लें। समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। अब इनको हम आराम से क्या करेंगे, बड़े प्यार के साथ पुचकार के सुहराते हुए सहलाते हुए इनको हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को भाग दे। देखो अगर पूछता जल, अगर कहता जल और कांच का अनुपात निकालो तो हो जाता VW/VG। लेकिन कांच और जल में कह रहा तो पहले कांच और जल लिखो, कहता जल और कांच में तो पहले VW/VG लिखते। तो उसी अनुसार यहाँ पे भाग देते। देखो ऐसे भाग दो कि VG अंश में रहे, VW हर में रहे। तो कैसे भाग देंगे, देखो VG हमारा समीकरण 1 में है, समीकरण 2 में VW है। तो यानी VW बटे में कब आएगा, जब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर लिखते रहो मेरे साथ, इच्छा हो तो। भाग देने पर भाग देंगे तो हो जाएगा VG बटे ये VW, समीकरण 2 में आ जाएंगे। और बराबर इधर क्या हो, 2C/3, 2C/3 ये क्या हो गया, ये VG का मान हो गया। और बटे में ये 3C/4, 3C/4 किसका मान हो गया, VW का है। अब देखो यहाँ बट्टे के बट्टा है तो कैसे लिखोगे, आप तो जानते होंगे। 2C/3 को ऐसे पड़ा रहने देंगे, गुणा लगा देंगे, ये 3C/4 को पलट के लिख देंगे। 3C/4 को पलट के लिखेंगे, यानी 4/3C लिख देंगे पलट के। C से C कटेगा और तो कोई कटेगा नहीं, बचा यहाँ C का 4 दूनी 8 और 3 त्रिके 9। अब यहाँ यानी VG बटे ये क्या आ गया, VG, देखो VG बटा VW चला आ रहा है, तो VG बटे VW। तो यहाँ से लिखोगे VG रेशियो VW बराबर 8:9। दिस इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन ग्लास एंड वाटर। तो ये क्वेश्चन हो गया। आप चाहें तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं तुरंत, छठे क्वेश्चन में। अब की देखिए छठा क्वेश्चन शुरू हो उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ लीजिए। कहता है कि यदि वायु में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा डैश हो तो जल में तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा डब्लू क्या होता है। यदि वायु में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा डैश हो तो जल में तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा डब्लू क्या होता है, लैम्डा डब्लू बराबर होता है लैम्डा डैश बटा AN/W। कहने मतलब ये हुआ कि जल में तरंग दैर्घ्य बराबर वायु में तरंग दैर्घ्य बटा जल का अपवर्तनांक। लैम्डा डब्लू मतलब कि जल में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बटा वायु में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जल में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बराबर वायु में तरंग दैर्घ्य बटा जल यानी कि जल का अपवर्तनांक। AN/W मतलब जल का अपवर्तनांक, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तथा कांच में तरंग दैर्घ्य लैम्डा G क्या होगा, जल में तरंग दैर्घ्य यानी कि अगर यानी वायु में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा डैश है तो जल में तरंग दैर्घ्य लैम्डा डब्लू हो तो संबंध क्या होता है, लैम्डा डब्लू बराबर लैम्डा डैश बटा AN/W। जहाँ AN/W क्या है, जल का अपवर्तनांक, लैम्डा डब्लू क्या है, जल का तरंग दैर्घ्य, लैम्डा डैश क्या है, वायु में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। उसी प्रकार यदि कांच में तरंग दैर्घ्य लैम्डा G हो तो लैम्डा G बराबर हो जाएगा लैम्डा डैश और बटा यहाँ देखो यहाँ कांच में तरंग दैर्घ्य है तो कांच का अपवर्तनांक बटे में हो जाएगा यानी ANG। यहाँ जल में तरंग दैर्घ्य था तो जल का अपवर्तनांक यानी AN/W हो जाता है। चलिए इसी बेस पर ये क्वेश्चन आपके सेवा में विचारा आ गया है। कहता है एक प्रकाश किरण की पानी में तरंग दैर्घ्य 48 एंगस्ट्रॉन है। पानी में तरंग दैर्घ्य 48 एंगस्ट्रॉन है। यदि पानी और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 हो तो कांच में किरण की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। देखिए यहाँ तरंग दैर्घ्य लैम्डा दे रखे हैं। क्या एक प्रकाश किरण की पानी में तरंग दैर्घ्य यानी गिवन दैट पानी में तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा डब्लू, तरंग दैर्घ्य के प्रतीक लैम्डा, डब्लू वाटर, या पानी में मतलब जल में, वाटर में।
तो 4800 एंगस्ट्रॉन। ठीक है बच्चा, ये हो गया। और क्या कहता है, यदि पानी और कांच के अपवर्तनांक, यानी पानी के अपवर्तनांक यानी कि ANW लिखेंगे भाई। ठीक है, ANW यानी वायु के सापेक्ष ही लिखेंगे। ANW यानी वायु के सापेक्ष कांच जल का अपवर्तनांक। पानी का अपवर्तनांक कितना है, 4/3, और 5/3 किसका है, कांच का। तो यानी कांच के अपवर्तनांक लिखोगे ANG बराबर 5/3। अच्छा, अब टू फाइंड क्या कहता, पूछता क्या है, कहता कांच में किरण की तरंग दैर्ध्य, कांच में तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा जी पूछ रहा है। अच्छा जी, लैम्डा जी पूछ रहा है। तो लैम्डा जी बराबर क्या होता है, लैम्डा डैश बटा ANG। लैम्डा डैश क्या होता है, वायु में तरंग दैर्ध्य, यानी हमको वायु में तरंग दैर्ध्य दिया नहीं है, तो पहले हम वायु में तरंग दैर्ध्य निकालेंगे बच्चा। क्या निकालेंगे, पहले वायु में तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए जाएंगे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, चूंकि सलूशन में, चूंकि हम जानते क्या हैं, लैम्डा डब्लू बराबर होता है लैम्डा, देखो लैम्डा डैश क्या है, वायु में लैम्डा डैश बटा ANW। ठीक है, इतना आप जानते हैं। और लैम्डा जी बराबर क्या होता है, देखो यहाँ से क्या दिया है, यहाँ से लैम्डा डब्लू को मान दिया है 48 एंगस्ट्रॉन ना। अभी इसको ऐसे रहने दो, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और लैम्डा जी बराबर कितना होगा, लैम्डा जी बराबर होगा लैम्डा डैश और बटा ANG हो जाएगा, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, ये समीकरण 1 2 समझ आए। समीकरण 1 से समीकरण 2 को भाग देने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 को 1 से भाग दो, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर समीकरण 2 को 1 से, इसको हम और दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन तरीका हमको थोड़ा इजी लगा भाग देने पर। इजी इसलिए लगा कि चूँकि जल में देखो जल में तरंग दैर्ध्य दिया है तो जल का संबंध ये हो गया, कांच में भी तरंग दैर्ध्य कांच में पूछ रहा तो कांच का तरंग दैर्ध्य संबंध ये होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम भाग दे देंगे तो आराम से आ जाएगा, इनको भाग दे देंगे। तो 2 से 1 को भाग दो भाई, तो हो जाएगा लैम्डा, 2 को 1 से भाग देना है, यानी 2 अंश में रहेगा, 1 को 1 से भाग देना है, यानी 1 वाला समीकरण जो पद है बटे में आएगा। तो लैम्डा जी बटे लैम्डा डब्लू, तो बड़ा लैम्डा जी का मान यानी लैम्डा डैश बटा ANG, और बटे में फिर क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा फिर लैम्डा डैश बटा ANW। अब इधर आ जाएंगे भाई, तो यहाँ से लैम्डा जी और बटा लैम्डा डब्लू का मान कितना दिया है, 4800, तो इसको रख लेंगे हम 4800 एंगस्ट्रॉन बराबर यहाँ लैम्डा डैश बटा ANG, और यहाँ बट्टे का बटा में जो है गुणा कर लेंगे, यहाँ लैम्डा डैश बटा ANW क्या कर देंगे, पलट के लिख लेंगे। तो पलट के लिखेंगे तो हो जाएगा ANW बटा लैम्डा डैश यहाँ भी है यहाँ भी, तो दोनों कट जाएंगे। अब लैम्डा जी बटा 4800 बराबर ANW को मान रखो, ANW का मान 4/3 है, और बटे में ANG का मान कितना है, 5/3 है। देखो भाई, इसको पलट लो, गुणा कर लो ऐसे, तो गुणा कर लोगे 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आ जाएगा क्या, ये हल होकर आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा लैम्डा जी क्या आएगा, लैम्डा जी बराबर ये 4800, देखो 4/5 तो इधर बचा है और 4800 इधर हर में है, इधर आके गुणा हो जाएगा अंश में 4800 ऐसे। अब 4800 से 5 को काट दो, 5 9 45, 3 बचे, 5 छक्का 30, 960 को 4 से गुणा कर लो, 4 0 0, 4 6 24, 4 9 27, 2 29, 2940 लैम्डा जी, यानी कि कह रहा कांच में तरंग दैर्ध्य क्या होगी, कांच में तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तो यानी 2940 एंगस्ट्रॉन। दिस इज आवर आंसर। ये अपना क्या हो गया, कहीं गलत हो गया क्या भाई, अच्छा 4 9 36 हुआ होता है, चला 4 9 36, 2 हो जाएगा 38 यहाँ पर। तो वो फिर से एक बार गुणा करते हैं, 4 0 0, 4 6 24, 4 9 27, 27 27, 2 28, 29,
हैं, 4 9 36 होता, 4 छंग 24 और 4 9 36, 36 2 38, यहाँ 38 आ जाएगा। 38 तो 40 एंगस्ट्रान, 38 तो 40 एंगस्ट्रान, दिस इज आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल हल करने से देखो कितना टाइप, हर टाइप के सवाल लेकर आया हूँ। देखो बच्चा, टाइप पे टाइप देखो, टाइप पे टाइप मिल रहे हैं, विकल्पी में आते हैं और इम्तिहान में रुला के चले जाते हैं। हम लोग गेट से मुंह बना के निकलते हैं कि फिजिक्स बहुत हार्ड आई थी, लेकिन इनको पढ़ के चलो तो हार्ड नहीं आएगी। कहता आवृत्ति म्यू, निर्वात प्रकाश की चाल सी व तरंग दैर्घ्य लैम्डा में संबंध। एक बच्चा, आवृत्ति म्यू, निर्वात में प्रकाश की चाल सी व तरंग दैर्घ्य लैम्डा में संबंध होता है सी बराबर म्यू लैम्डा, सी बराबर म्यू लैम्डा। और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? देखो माध्यम प्रकाश की चाल v होती है, तो v बराबर म्यू लैम्डा। ये v है, ये म्यू है, तो v बराबर म्यू लैम्डा। माध्यम प्रकाश की चाल और आवृत्ति, यानी किसी माध्यम प्रकाश की चाल और आवृत्ति में संबंध लिखिए। ऐसा भी इम्तिहान में आ सकता है कि माध्यम प्रकाश की चाल और आवृत्ति में संबंध क्या है, तो प्रकाश की चाल v और आवृत्ति म्यू में संबंध क्या है? v बराबर म्यू लैम्डा और c बराबर म्यू लैम्डा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी सेवा में आ गया। कहता है किसी समतल परावर्तित तल पर 5000 एंगस्ट्रॉन का प्रकाश आपतित होता है, तो गिवन दैट बच्चा 5000 एंगस्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य, यानी तरंग दैर्घ्य लैम्डा कितना दिया है? 5000 एंगस्ट्रॉन प्रकाश आपतित। और परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति यानी म्यू पूछ रहा है, तो म्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। ये टू फाइंड हो गया म्यू, ठीक है, टू फाइंड आवृत्ति म्यू। देखो यहाँ हमने लिख दिया एक बार, आवृत्ति म्यू, निर्वात प्रकाश की चाल सी और तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, तो यानी आवृत्ति पूछ रहा है, आवृत्ति का मतलब म्यू। यहाँ हम केवल प्रतीक लिखेंगे बस, आप इम्तिहान में पूरा लिख लेना, आवृत्ति ब्रैकेट में म्यू, तरंग दैर्घ्य ब्रैकेट में लैम्डा। हम केवल यहाँ प्रतीक लिख रहे हैं। सलूशन, अब देखो सलूशन करेंगे, हल करेंगे। हल में लैम्डा और म्यू में क्या संबंध का सूत्र होता है? देखो लैम्डा और म्यू में तो भाई संबंध का सूत्र ये होता है, अगर हम ये सूत्र लगाएंगे तो हमें माध्यम प्रकाश की चाल नहीं पता, माध्यम प्रकाश की चाल पता होती तो हम ये सूत्र लगाते, नहीं पता तो हम लगाएंगे चूंकि c बराबर होता है म्यू लैम्डा, तो यहाँ से म्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से म्यू बराबर क्या आ जाएगा? c बटे लैम्डा। बस हल कर लो तो आ जाएगा म्यू बराबर c का मान तो सबको भाई जबान पे जिह्वा पे रटा होना चाहिए, 3 × 10⁸ और लैम्डा का मान दे रखा कितना? 5000। बस इसी को हल कर लो मुन्ना, इसी को हल कर ले बच्चे बस। अब एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ हम देखो, एक चीज़ थोड़ा ध्यान ये दे ले कि चूंकि यहाँ प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड में होती है ना, ये प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड में है, तो तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉन में है, तो इसको मीटर बना ले। यहाँ थोड़ा हम जल्दबाजी कर गए थे, यहाँ तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉन बना ले। क्यों बनाएंगे एंगस्ट्रॉन को मीटर पर सेकंड में? क्योंकि यहाँ पर c का मान रखने जा रहे हैं और c का मान मीटर पर सेकंड में होता है, तो ये यानी तरंग दैर्घ्य मीटर में होनी चाहिए। तो यानी मीटर बना, एंगस्ट्रॉन को मीटर में बनाओ, क्या करोगे? 10⁻10 से गुणा कर देते हैं। आप लोग जानते हैं कि एंगस्ट्रॉन को इससे पहले वाले वीडियो में तो खूब इस तरह के सवाल पढ़े थे, 10⁻10 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5000 × 10⁻10। इसको सॉल्व करो बच्चा। देखो यहाँ थोड़ा दिमाग से सॉल्व करेंगे। देखो इसको 3 × 10⁸ और ये 10⁻10 ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा, और ये देखो 3 जीरो जब हटाएंगे, ये 3 जीरो हटाएंगे तो 10⁻3 और बढ़ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर तो यानी 10⁻3 देखो 5000 को, देखो बच्चा यहाँ देख लो, 5000 को लिख सकते हैं हम क्या? 5000 को लिख सकते हैं 5 × 10⁻3, 10⁻3 मतलब 1000, 1000 को 5 गुणा करो तो 5000 आ जाएगा। तो यहाँ 10⁻, यानी 5000 को लिख सकते हैं 5 × 10⁻3, तो 5 × 10⁻3 रहेगा, तो 10⁻3 जब यहाँ 5000 बटे में है, 10⁻3 ऊपर जाएगा तो यहाँ -3 हो जाएगा। उसके बाद नीचे बैठा 5, जब 5 से 3 को भाग दे तो 0.0 लगा के 5 छक्का 30, 0.6 हो जाएगा, और गुणे 10⁻, यहाँ 10 8 18, 18 में से 3 गए 15, ये आ गया। तो यहाँ 0.6 गुणे 10⁻15 हर्ट्स आवृत्ति की मात्रा क्या होती है? आप याद कर ले, यहीं पर याद कर लें, आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? हर्ट्स होता है।
आवृत्ति का मात्रक क्या होता है हर्ट्स, आप यहीं पे याद कर ले। ठीक है, यहीं पे याद कर ले आप हर्ट्स। अब अगर आप यहाँ चाहें तो दशमलव इधर ले आएंगे, 6.0 हो जाएगा, दशमलव इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 6.0, तो यहाँ 10 घटा देंगे 14 हो जाएगा। यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं 6.0 यानी 6.1 अंक इधर लाएंगे, 0.1 घटा देंगे 10 की घात 14, ये भी उत्तर हो सकता है 6.0 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्स। याद रखें आप, याद रखें ये आवृत्ति जो लिखी है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्स होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। अब 8वां क्वेश्चन पढ़िए। कहता किसी एक वर्ण, वर्ण मतलब रंग, वर्ण मतलब रंग, किसी एक वर्ण के प्रकाश के लिए वायु में तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉन है। देख बच्चा, वायु में तरंग दैर्घ्य कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉन है, और जल में इसी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 45 एंगस्ट्रॉन है। अब देखो ये वाला सवाल, ये जो सूत्र लिखा है तभी हम बताए थे, ये वाला टाइप यही टाइप हो रहा है कि जल में तरंग दैर्घ्य और कांच में तरंग दैर्घ्य, और ये लैम्डा डैश क्या होता है, वायु में तरंग दैर्घ्य, और बाकी जैसे जिसका तरंग दैर्घ्य रहता है उसी का अपवर्तनांक नीचे रहता है। जैसे यहाँ जल में तरंग दैर्घ्य तो बटे में जल का अपवर्तनांक, यहाँ कांच में तरंग दैर्घ्य तो बटा कांच का अपवर्तनांक, ऊपर लैम्डा डैश क्या होता है, वायु में तरंग दैर्घ्य होती है। सवाल क्या कह रहा है, किसी एक वर्ण के प्रकाश के लिए वायु में तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉन है। तो वायु में तरंग दैर्घ्य तो गिवन दैट में हम क्या लिखेंगे, गिवन दैट में लिखेंगे वायु में तरंग दैर्घ्य लैम्डा डैश प्रतीक होता है, तो ये लैम्डा डैश बराबर 6000 एंगस्ट्रॉन दे रखे हैं, 6000 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ एंगस्ट्रॉन को हम मीटर नहीं बनाएंगे, मीटर में क्यों, क्योंकि यहाँ प्रकाश की चाल यानी मीटर में कोई पद आएगा नहीं, यानी मीटर पर सेकेंड यानी यमकेश पद्धति का यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई राशि नहीं आएगी जो मीटर में हो या यमकेश पद्धति में हो, ऐसी कोई राशि यहाँ नहीं मिलेगी जो यमकेश पद्धति में हो, इसलिए एंगस्ट्रॉन पड़ा रहने दो, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको हम तोड़ लेंगे। तो वायु में तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉन तथा जल में इसी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 45 एंगस्ट्रॉन है। यहाँ जल में तरंग दैर्घ्य कितना है, लैम्डा डब्ल्यू बराबर कितना है, 4500 एंगस्ट्रॉन है। तो ज्ञात कीजिए, टू फाइंड। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कितने टाइप बदल के लाया हूँ, टाइप पे टाइप लो, टाइप पे टाइप पढ़ो, ऐसे थोड़ा काम चलेगा। प्रकाश की आवृत्ति यानी म्यू बराबर क्वेश्चन मार्क नंबर 1। नंबर 2 जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल यानी VW पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। अब आइए बच्चा धीरे से सलूशन पे आइए। तो म्यू कैसे आप निकालेंगे, चूँकि आप तो जान चुके हैं म्यू बराबर क्या होता है। देखो यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ से म्यू निकालेंगे तो C बटा लैम्डा होता है, तो C बटे लैम्डा, C का मान कितना होता है 3 गुणे 10 की घात 8, और लैम्डा कहाँ कहता है कि प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात की, तो लैम्डा का मान जो, देखो भाई लैम्डा का मान हम निकालेंगे, लैम्डा का मान जो यहाँ पर रखेंगे वो कौन सा रखेंगे, वो रखेंगे ये 6000 यानी वायु वाला, जल में नहीं। ठीक है, जल में इसी प्रकार की तरंग इतना ज्ञात कीजिए प्रकाश की आवृत्ति, तो यानी जो आवृत्ति निर्वात वायु प्रकाश की चाल हमने रखा, तो लैम्डा का मान वायु वाला रखेंगे, यानी लैम्डा डैश का मान रखेंगे। 6000 एंगस्ट्रॉन है, तो यहाँ हमने कहा ज़रूरत के अनुसार बदल लेंगे, ज़रूरत पड़ गई बच्चा, ज़रूरत आ गई। क्या जरूरत आ गई, चूँकि यहाँ प्रकाश की चाल C रखना पड़ रहा है, प्रकाश की चाल यमकेश पद्धति में होती मीटर पर सेकेंड, तो एंगस्ट्रॉन को भी मीटर बना लो, तो 6000 गुणे 10 की घात -10 से गुणा कर दो, तो एंगस्ट्रॉन क्या बन जाता है मीटर, यानी वही कर ले 6 गुणे 10 की घात -10। अब इसको आप उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ 5000 वाला हल किया है, देखो ये साल हमने हल किया 5/5000 का था तो हल किया, उसी प्रकार इसको भी हल कर लेंगे। जब हल इसको कर लेंगे तो आ जाएगा 5.0 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्स। हल कर लेना, इसको काट लेंगे तो आप इतना आ जाएगा। इसमें मैंने आपको सब करके दिखा दिया है। और उसके बाद VW पूछ रहा बेटा, तो VW बराबर, देखो अभी आपने नंबर 2, चूँकि आपने पढ़ा भी सूत्र, VW मतलब माध्यम में चाल, माध्यम यहाँ क्या है, जल, माध्यम में प्रकाश चाल, जल में प्रकाश चाल, तो माध्यम में प्रकाश की चाल, तो ये देखो लिखा ना माध्यम प्रकाश की चाल V बराबर, तो माध्यम प्रकाश चाल V बराबर क्या होता है, जब आवृत्ति ज्ञात हो तो म्यू लैम्डा होता है।
तो देखो यहाँ जल में माध्यम क्या है, जल, तो यहाँ हम VW लिख लेंगे। और तरंग दैर्ध्य किस में चाहिए हमको, जब जल में चाल निकाल रहे हैं तो जल में ही हमको तरंग दैर्ध्य चाहिए, λW। तो ये समझ गए बात को आप। अब VW इज इक्वल टू म्यू, म्यू का मान कितना निकल आया, आवृत्ति म्यू होती है 5.0 गुणे 10⁻14 आ गया। और λW तरंग दैर्ध्य जो है इसको भी बेटा मीटर में बना लो, 4500 को भी बना लो तो हो जाएगा 4500 गुणे 10⁻10 मीटर। तो यहाँ इसका मान रख दो आप, जल में तरंग दैर्ध्य 4500 गुणे 10⁻10। अब इसको आप हल कर लो, देखो गुणा कर लो 45 से 5 को, गुणा 10⁻14 10⁻10 एक 10 पे बना लोगे तो यहाँ 45 गुणा करो, देखो और 5 5 25 और 5 चौको 20 20 2 22 और यहाँ गुणे 10⁻14 और -10 है तो माइनस हो जाएगा 10। और देखो 4500 का दो जीरो है, ये ऊपर प्लस का 2 घात हो जाएगा। देखो यहाँ 4500 का 2 जीरो को क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं गुणे 100, 4500 गुणे 100 वही 10⁻2, तो यहाँ +2 हो जाएगा। अब बस हल कर लो इसको, 225 गुणे 10⁻14 से 10 गए 4 और 4 2 6, 10⁻6 चाल है VW 10⁻6 ना। तो इसको क्या कर ले हैं, अगर यहाँ देखो यहाँ 0.0 है तो बस इतना हो जाएगा क्या, मीटर पर सेकेंड, इतने छोड़ दो। चाहो तो सार्थक अंक का नियम क्या होता, दशमलव यहाँ होना चाहिए, तो दशमलव जैसे यहाँ लगाओगे 2 अंक, दशमलव यहाँ जैसे दशमलव लगा लो, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उत्तर कहाँ छोड़ते हैं, उत्तर छोड़ते समय ध्यान दो कि दशमलव के बाईं ओर 1 अंक रहे। अगर दशमलव के बाईं ओर 1 अंक लगाना है तो यहाँ हम 2 अंक दशमलव इधर अपने तरफ से लाए तो इधर पावर में 2 बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 6 2 8 मीटर पर सेकेंड। फिलहाल आंसर चाहे ऊपर वाला छोड़ देंगे तो ये भी सही माना जाएगा, लेकिन नीचे वाला जो ये आंसर है ज़्यादा सटीक होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले ले चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा स्क्रीनशॉट, बड़ा स्क्रीनशॉट ले लो भाई, दही बड़ा ले ले। ठीक, अगला क्वेश्चन आज आप अगला क्वेश्चन कहता है, प्यार भरा क्वेश्चन है, इसको प्यार के साथ लगाएंगे। कहता 10 किलोमीटर लंबे द्रव स्तंभ को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा। देखो बेटा सवाल के टाइप देखो और कुछ नहीं। देखो कह रहा 10 किलोमीटर लंबे द्रव स्तंभ को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा। द्रव का पूर्णांक 4/3 है। अब बताओ कितना समय लगेगा। यानी 10 किलोमीटर लंबे द्रव स्तंभ, यानी कोई एक क्या है, देखो बेटा जैसे कोई एक स्तंभ, यानी समझो कोई एक पाइप है, इसमें हमको द्रव स्तंभ, इसमें हमको जल चढ़ाना है, 10 किलोमीटर लंबा है, इसमें हमको जल ले जाना है। तो प्रकाश को कितना समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने प्रकाश को, जबकि दिया है यानी 10 किलोमीटर लंबे द्रव स्तंभ को पार, यानी एक मतलब कोई स्तंभ है, समझिए आप पाइप है, ठीक, मोटा पाइप, उसमें जल भरा हुआ है, उसमें आप प्रकाश ले जाना चाहते हैं प्रकाश को। तो अगर द्रव का पूर्णांक कितना दिया हो, कहता है अगर भाई द्रव का पूर्णांक यानी n 4/3 हो तो जल को वह 10 किलोमीटर, जहाँ 10 किलोमीटर में जल भरा हुआ, 10 किलोमीटर में क्या भरा हुआ है पाइप में, 10 किलोमीटर पाइप में क्या भरा हुआ है भाई, जल भरा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक प्रकाश को आने में कितना समय लगेगा। तो भाई यहाँ से यहाँ तक आने में प्रकाश कितना समय लगेगा, तो इसमें हम पहले द्रव में प्रकाश की चाल निकाल लेना कि द्रव में प्रकाश की चाल होगी कितनी। भाई 10 किलोमीटर लंबे द्रव स्तंभ में द्रव भरा हुआ है, तो इसी द्रव से हमको प्रकाश को ले जाना है, तो मतलब हमें कितना समय लगेगा ज्ञात करना है। अगर तो पहले हमें निकालें कि इस द्रव में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो पहले निकालेंगे हम द्रव में प्रकाश की चाल, तो द्रव में प्रकाश की चाल पहले निकाल लें। तो द्रव में प्रकाश की चाल पहले हम निकाल लेंगे, द्रव में प्रकाश की चाल। द्रव में प्रकाश की चाल अच्छा क्यों निकाल रहे हैं, अच्छा बताइए। द्रव में प्रकाश की चाल हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि इस द्रव से 10 किलोमीटर लंबे द्रव स्तंभ को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा। तो हमें पहले हम ये निकाल लें कि 10 किलोमीटर स्तंभ है जिसमें जल भरा हुआ है, तो इस जल में प्रकाश की चाल क्या होगी।
जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, तभी तो हम समय भाई निकाल। देखो 10 किलोमीटर दूरी तो दिया है, लेकिन चाल कितनी होगी प्रकाश की इसमें। देखो भाई हमको समय निकालने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी। ऑल ऑफ यू नो दैट कि समय बराबर होता है क्या, समय बराबर होता है दूरी बटे, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल होती है। तो दूरी तो हमको पता है कि जल 10 किलोमीटर द्रव स्तंभ में जाएगी। ऐसा स्तंभ जिसमें द्रव भरा है वो 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर द्रव जाएगा, लेकिन किस चाल से जाएगा हमको वो पता चल जाए तो हम समय निकाल सकते हैं। यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यानी पहले निकालने की द्रव में, अरे भाई द्रव में उस प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो द्रव में चाल का मतलब कि माध्यम में चाल, अरे द्रव में चाल है माध्यम में चाल यानी v। तो v द्रव में प्रकाश की चाल यानी v बराबर क्या सूत्र अभी आप पढ़ के आए, v बराबर c बटा n। पहले सवाल मैंने इसी तरह का लिया था। तो यहाँ से v बराबर c बटा n, c का मान आप लोग खूब जानते हैं 3 × 10⁸ और n का मान 4/3 है। यह 3 ऊपर गुणा हो जाएगा। तो जल में प्रकाश की चाल v बराबर आएगा 3 × 3 = 9, यानी 9/4 × 10⁸ ये हो गया। अब हम निकालेंगे क्या समय। अब हम निकाल लेंगे कि समय भाई कितना लगेगा। द्रव स्तंभ भाई इतने चाल से जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अब द्रव स्तंभ को अब देखो, अब चाल निकाल लिए तो अब तो आसान हो गया। हमको पता चल गया द्रव में प्रकाश की चाल इतनी है, तो 10 किलोमीटर जाना है तो कितना समय लगेगा। यानी द्रव स्तंभ को पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय यानी टी बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल, दूरी और बटे जिस चाल से प्रकाश जाएगा। तो दूरी तो भाई 10 किलोमीटर दिया है, लेकिन 10 किलोमीटर को बना लो क्या, 10 किलोमीटर को भाई बना लो, चूँकि हमारा चाल यहाँ मीटर पर सेकेंड में ज्ञात है, मीटर पर सेकेंड में चाल पता है ना। तो 10 किलोमीटर को क्या बना लो, 10 किलोमीटर को मीटर बना लो। तो 10 किलोमीटर को जब मीटर बनाएंगे, हमारी दूरी क्या दे रखी है, हमारी दूरी 10 किलोमीटर दे रखी है, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर मतलब क्या होता है, 10 को हम 10⁻³ से गुणा कर दें, यानी 1000 से गुणा कर दे तो मीटर हो जाएगा। यानी 10 × 10⁻³ देखो 10,000, यानी 10 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा करेंगे तो 10⁻³ यानी चूँकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मीटर में बना लिया दूरी को। हमारी दूरी किलोमीटर में दिया था, हमको इसको मीटर में बना लिया। अब यहाँ 4 लग दो, 9/4 और गुणे 10⁸ अब बेटा इसको आप सॉल्व कर लेंगे ना। अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.4 गुणे 10⁻⁻⁵ 10⁻⁻5 क्या हो जाएगा सेकेंड में आ जाएगा। चूँकि यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड में तो सेकेंड में आ जाएगा। 4.4 गुणे 10⁻⁻5। इसको देखो 4 को ऊपर ले जाओगे फिर भाग दे लेना, आ जाएगा। अब 10वां सवाल देखिए, 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। गिवन दैट निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 48 एंगस्ट्रॉन है। तो निर्वात या वायु में तरंग दैर्घ्य क्या कहते हैं, लैम्डा डैश। कितना है, चाहे लैम्डा कहो चाहे लैम्डा डैश कहो, 48 एंगस्ट्रॉन। यदि जल का या अपवर्तनांक 4/3, जल का अपवर्तनांक कैसे लिखोगे, ANG लिखोगे ना, जल का अपवर्तनांक सॉरी ANW लिखोगे। यानी कि जल का अपवर्तनांक क्या लिखोगे, ANW बराबर 4/3 हो। तो कहता जल में इसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। जल में तरंग दैर्घ्य λW पूछ रहा है। तो भाई तो इजी हो गया, फिर इजी हो गया ना ये, तो भाई इजी हो गया आपके लिए, इजी हो गया ये। बस सूत्र लगाइए। सूत्र क्या होता है, यहाँ पे आप कहोगे चूँकि हम लोग क्या पढ़ के आए, λW बराबर लैम्डा डैश बटा ANW। बस तो लैम्डा डैश का मान कितना है, 4800 बटा ANW कितना 4/3 है। ये 3 को ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा 4800 गुणे 3 और बटे में 4, और 4 से इसको काट दो, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8। तो हमारा λW बराबर क्या आ जाएगा, 1200 गुणे 3, और 3 से गुणा कर दो, 12 × 3 =
36 या 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य, बस आ गया 3600 एंगस्ट्रॉन। दिस इज योर आंसर। कैसा रहा आंसर? हो गया। अब सवाल देखिए बच्चा, अगला सवाल। हर टाइप लेके आ रहा हूँ, कोई टाइप नहीं बच सकता आज। देखो, यदि तरंगों के आयाम a1 व a2 हों तो कलांतर फाई हो। यानी तरंगों के आयाम a1 व a2 हों और कलांतर फाई हो, यहाँ तो नहीं, और क्या हो, और कलांतर फाई हो, तो परिणामी तरंग का आयाम यानी कैपिटल आर। परिणामी तरंग का आयाम क्या होता? कैपिटल आर। वो क्या होता? आर बराबर √a1² + a2² + 2a1 a2 cos फाई, ये होता है। ठीक है, अब सवाल पे आइए। अच्छा, कहता है एक ही आवृत्ति व एक ही आयाम ए की दो तरंगे। यानी हमारे पास देखो यदि दो तरंगों के आयाम a1 a2 हो और कलांतर फाई हो, तो परिणामी तरंग का आयाम क्या होता? परिणामी तरंग का आयाम का प्रतीक आर, और आर बराबर क्या होता है? a1² √a1² + a2² + 2a1 a2 cos फाई। होयर फाइज कलांतर। अब कहता है एक ही आवृत्ति व एक ही आयाम या ए दे रखे, एक ही आयाम ए की दो तरंगें किसी बिंदु पर एक साथ पहुंच रही हैं। तो यानी गिवन दैट जो है, पहली तरंग का आयाम a2 वो भी ए है, और दूसरी तरंग का आयाम जो है वो भी ए ही है। कहता है एक ही आवृत्ति व एक ही आयाम ए की दो तरंगे, यानी दो तरंगे a1 व a2 हैं जिनके आयाम क्या हैं? एक ही है, यानी ए है। तो कहता है एक साथ किसी बिंदु पहुंच रही हैं, तो तरंगों के बीच कितना कलांतर हो, यानी कितना कलांतर हो, यानी फाई पूछ रहा है कितना कलांतर हो कि परिणामी तरंग का आयाम नंबर 1 2a हो, नंबर √2a हो, a हो 0 हो। अब देखिए हम इसको सलूशन में करेंगे तभी समझ में आएगा ठीक से। अब सलूशन पहले कंडीशन के लिए क्या कह रहा है? पहले कंडीशन के लिए कह रहा है तरंगों के बीच कितना परिणामी तरंग का आयाम कितना हो? 2a। कहता तरंगों के बीच कितना कलांतर होगा कि परिणामी तरंग का आयाम नंबर 1 2a हो। यानी परिणामी तरंग का आयाम का प्रतीक क्या होता? आर। देखो ऊपर हम बता आए हैं परिणामी तरंग का आयाम प्रतीक क्या होता? आर। तो यानी ये आर बराबर 2a दिए हैं। आर बराबर अगर 2a दिया है तो कलांतर क्या होगा? अब देखिए चूंकि आर का मान 2a दे रखा है, परिणामी तरंग का आयाम अगर 2a हुए तब कलांतर बताओ। जब परिणामी तरंग का आयाम नंबर 2 का हाथ है, भैया नहीं 2a नहीं √2a हो तो बताओ। फिर कहे कि नहीं परिणामी तरंग का आयाम RA हो तो बताइए। फिर कहता है आयाम 0 हो तो बताइए। तो पहले हम जब परिणामी तरंग का आयाम 2a है तो कलांतर क्या निकाल रहे हैं? फॉर्मूला लगा रहे हैं आर बराबर a1² + a2² + 2a1 a2 cos फाई। अब देखो बेटा, अभी खुदे कहो कि हम लगा लेंगे। देखो आर का मान कितना है? 2a। तो यहाँ अरे भाई यहाँ आर का मान 2a यहाँ रख दो। आर का मान क्या रख दो? परिणामी तरंग का आयाम क्या हो? 2a हो, तो यहाँ 2a रख दिया। अब बराबर √a1 का मान कितना है? a1 की जगह पे a रख दो, a1 का जगह a² और प्लस a2 का मान भी a दिया है a² और प्लस 2a1 का मान a और a2 का मान भी a। चूंकि आयाम a की दो तरंगें हैं, दोनों तरंगों के आयाम a ही है, यानी a1 भी a है और a2 भी a रख दिया। अब cos फाई इसी को सॉल्व करने के लिए हम चल रहे हैं। देखो यहाँ 2a हो गया। अब देखो यहाँ a² 2a² और प्लस यहाँ 2, देखो यहाँ a फिर यहाँ है तो यानी यहाँ फिर 2a² हो जाएगा। देखो 2a² और cos फाई। अब क्या हो रहा है? 2 इधर चला आएगा। यहाँ से देखो यहाँ से 2a² कॉमन है तो 2a² कॉमन ले लो तो बचेगा 1 + cos फाई। क्या बचेगा बेटा? 1 + cos फाई बचेगा। इसमें और अब क्या कर सकते हो? अब इसमें जो है वर्ग कर दो। वर्ग करने पर
वर्ग कर दोगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ 2a² क्या हो जाएगा, 4a² हो जाएगा। और बराबर इधर अंडर रूट हट जाएगा वर्ग करने पर। हमने वर्ग इसीलिए तो किया कि अंडर रूट हट जाए, इसीलिए हमने वर्ग किया। तो अंडर रूट हट जाएगा तो बचे क्या, 2a², 1 प्लस cos फाई। अब देखो a² दोनों तरफ a² से a² कट जाएगा, ये 2 इधर बटे में आ जाएगा तो हो जाएगा 4/2 बराबर 2 बटे में आ गया 1 प्लस cos फाई। अब हमको यहाँ से फाई चाहिए, हमको यहाँ से क्या चाहिए बेटा, दिखाई नहीं पड़ रहा क्या भाई। एक तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 2a का वर्ग करेंगे 4a² आ जाएगा, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा तो ये आ गया। अब यहाँ से a² से a² कट गया, यहाँ 4/2 हो गया ये। अब 4/2 कट के हो जाएगा यहाँ 2, यहाँ हो जाएगा 2, तो यहाँ cos फाई क्या आ जाएगा, cos फाई बराबर आ जाएगा, आप बताइए। ये 2 इधर बचा और 2 1 इधर आ गया, 95 के तो -1 हो जाएगा, यानी cos फाई का मान क्या बच गया, ऊपर आ जाइए। अब cos फाई बराबर यहाँ से आ गया क्या, 1 आ गया। अब cos फाई बराबर 1। अब बताइए cos में 1 कितने का मान होता है, तो cos 0 का मान 1 होता है ना, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो 1 के जगह पे cos 0 डिग्री रख लेंगे, 1 के प्लेस पर cos 0 डिग्री रख लेंगे, cos से cos कट कर फाई बराबर 0 डिग्री। कहने मतलब ये हुआ कि जब परिणामी तरंग का आयाम 2a होगा, जब परिणामी तरंग का आयाम 2a होगा तो कलांतर फाई कितना होगा, 0 डिग्री। अब देखिए दूसरा आप लगा लेना इसी तरह, और तीसरा मैं बता देता हूँ। फिर तीसरा कहता है, यदि नहीं दूसरा को बता दे, फिर आगे हम दूसरा बताएंगे तो आप इनको दोनों लगा लेना। फिर यानी परिणामी तरंग का आयाम √2a आपके रखेंगे, यही सूत्र में जो सूत्र लगाए हैं यहाँ आपके हम रख लेंगे √2a, और √2a रख लेंगे तो बाकी अंदर तो यही सब रहेगा, अंदर यही रहेगा। यहाँ जब √2a रहेगा तो स्क्वायर करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2a², यहाँ 2a² हो जाएगा, तो स्क्वायर यहाँ 2a² से 2 करके यहाँ 1 बच जाएगा। तो cos फाई का मान 0 आ जाएगा। cos 0 कितने पर होता, cos 90 डिग्री पर 0 होता नहीं है, यानी दूसरे के लिए कलांतर फाई 90 डिग्री आंसर आएगा। बता दूं क्या जल्दी से, अच्छा देखो बताता हूँ। देखो अपना सूत्र यही रहेगा, r बराबर √a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है। अब नंबर 2 दूसरे के लिए बता रहे हैं, नंबर 2। तो कलांतर मैंने परिणामी तरंग का आयाम r बराबर कितना हो, r बराबर √2a हो। नंबर 2 में क्या है, r बराबर √2a है, तो r की जगह रख देंगे √2a। तो अंदर अपना क्या आ जाएगा, देखो अंदर फिर यही रखेंगे ना, यही सब अंदर रखेंगे तो इतना, यानी इतना आ जाएगा फिर 2a² 1 प्लस cos फाई। देखो a1 a2 तो हमारे यही रहेंगे, a1 और a2 यही रहेंगे, केवल परिणामी यहाँ r बराबर 2a है, यहाँ परिणामी तरंग का आयाम r बराबर √2a रख लेंगे। तो जैसे हमने इसको यहाँ हल कर लिया तो लास्ट में ये आ गया था, उसी प्रकार हम इसमें मान रख के हल करेंगे तो ये आ जाएगा। अब वर्ग करने पर वर्ग कर दोगे तो √2 का हो जाएगा, √2 का 2 आ जाएगा, a का हो जाएगा a², और इधर रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 2a² और 1 प्लस cos फाई। यहाँ 2a² 1 जा 2 1 यहाँ 1 बच जाएगा, 1 से कट के 2a² बटे 2a², यानी 1 कट जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ, तो 1 बराबर 1 प्लस cos फाई। तो यहाँ से cos फाई बराबर क्या आ जाएगा, cos फाई, इसको 1 को पक्षांतर कर दो तो 1 - 1, यानी 1 से 1 कट के 1 से 1 कट के 0 आ जाएगा। तो cos फाई बराबर 0 आ गया ये। अब 0 कितने का मान होता है, तो cos 90 का मान 0 होता है, तो cos से cos हट जाएगा तो फाई बराबर कितना आ जाएगा 90, और 90 क्या लिखते हैं, 90 को π/2 भी कह देते हैं। तो यानी अब कलांतर कितना हो जाएगा, π/2। ये आंसर नंबर 2 के लिए होगा। अब इसी प्रकार आप आपकी r बराबर a यहाँ रख लेना, इधर वही चला आएगा, इधर जैसे इधर, यानी r के जगह पे आप 2a रखे, अब r की जगह √2a हमने रख के दिखा दिया। अब इसी सूत्र में r की जगह a रख के हल कर लेना, और r की जगह 0 रख के हल कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, आप हल कर लेना, हम उत्तर बता देते कितना आएगा। जब आप r की जगह पे a रखेंगे तो कलांतर जो आपका आएगा बेटा, आप कलांतर इस कंडीशन में 120 डिग्री आएगा। ठीक है, जब आप 0 डिग्री रख लेंगे, जब 0 रखेंगे तो कलांतर का मान जो होगा 180 डिग्री आएगा। आप इनको सॉल्व कर लेना। अब आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं।
समझ गए ना आप। जब आर जगह पे यहाँ ए रखोगे तो कलांतर फाई कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। 100 देखो 120 आपको मैं बता दूँ कितने पे होता है, कितना आएगा 120 आने का मतलब जानते हो क्या हुआ कि यानी आप अब यहाँ पर तीसरे में जब आप हल करोगे तो लास्ट में कास फाई बराबर -1/2 आएगा। ठीक है, -1/2 आ जाएगा। तो -1/2 जो होता है कास 120 का मान होता है। -1/2 किसका मान होता है, -1/2 होता है कास 120 डिग्री का। तो ये तीसरा हो गया। और चौथे में क्या आ जाएगा बेटा, चौथे में आ जाएगा कास फाई बराबर -1 आ जाएगा। जब आप इसी तरह रख के हल करेंगे तो लास्ट में कास फाई बराबर -1, तो यानी कास 180 का मान होता है -1, कास 180 का मान -1 होता है। देखिए मैंने आपको हिंट दे दिया, आप लगा लेना। अब आगे सवाल पे आइए। क्वेश्चन कह रहा है दो तरंगे जिनके दोलन आयाम 4 मिलीमीटर तथा 3 मिलीमीटर हैं, एक माध्यम में एक दिशा में चल रही हैं, उन बिंदुओं पर परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए जिन पर कलांतर ये हो। अब देखो सवाल में कहता दो तरंगे जिनके दोलन आयाम 4 मिलीमीटर तथा 3 मिलीमीटर हैं, तो इसमें गिवन दैट क्या कहेंगे हम, दोलन आयाम 4 मिलीमीटर तथा 3 मिलीमीटर है। तो यानी कहने मतलब कि आयाम A1 बराबर 4 मिलीमीटर 4 mm और आयाम A2 बराबर 3 मिलीमीटर यानी 3 mm है। अब कहता आगे क्या है, एक माध्यम में एक दिशा में चल रही हैं, उन बिंदुओं पर परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए। तो यानी कि टू फाइंड क्या है, टू फाइंड है परिणामी आयाम। परिणामी आयाम का मतलब कि कैपिटल आर, परिणामी आयाम का मतलब बच्चा कैपिटल आर पूछ रहा क्वेश्चन मार्क। अब सलूशन तो कहता उन बिंदुओं परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए जिन पर कलांतर शून्य हो, जिन पर कलांतर क्या हो, शून्य। तो आपकी देखो पहली स्थिति में कह रहा भैया कि कलांतर यानी फाई शून्य हो तो आर बताओ। तो अपना सूत्र यही भौकाली सूत्र चलेगा, आर बराबर √A1² प्लस A2² और प्लस 2A1 A2 कास फाई। अब आर का मान आपकी निकालना है, आर का मान निकालना है, ये सूत्र लगाएंगे आर का मान निकालना है। तो आपकी भाई देखो कलांतर फाई पिछले वाले सवाल में, पिछले वाले टाइप में यानी परिणामी तरंग का आयाम आर दिया था तो कलांतर पूछ रहा था। आपकी कलांतर शून्य हो, पाई हो, पाई/3 हो, पाई/2 हो, तो कहता परिणामी आयाम ज्ञात करो यानी आर ज्ञात करो पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, A1 A2 के मान आपकी गिनती में दिए हैं कि A1 4 है A2 3 है, तो यानी यहाँ 4 के स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर और प्लस 2 A1 का मान 4 और इंटू A2 का मान 3 और इंटू कास और फाई का मान क्या रख लेंगे 0। पहले कंडीशन फाई का मान शून्य है, फाई का मान शून्य यानी कि यहाँ कास 0 रख लेंगे। अब इसको हल कर लो बस उत्तर आ जाएगा। 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8 और कास 4 देखो 4 दूनी 8, 4 3 12 हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। 2 चौको 8 और 8 2 चौको 8, 8 24 हो जाएगा भाई, बड़ी 24 हो जाएगा। हमें पहाड़ा नहीं आता क्या, हमें पहाड़ा नहीं आता क्या भाई? नहीं बेटा सब कुछ आता है, चूँकि रात के 1 बज रहे हैं, मैं 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ रात में। आप समझ सकते हैं भाई रात में 1 बजे कैसे कंडीशन होती माइंड की। अब कास 0, अब आप तो कास 0 का मान जानते होंगे, कास 0 का मान क्या होता है 1 होता है, कास 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 रख दिया कास 0 जगह पे। अब चूँकि कास 0 डिग्री बराबर होता है 1। अब यहाँ 16 9 कितना होता है 25 और 25 में 24 जोड़ दो कितना आता है 49 और 49 को रूट निकालो कितना आ जाएगा 7। तो यानी परिणामी आयाम 7। देखो यहाँ आयाम mm में दिए थे, मिलीमीटर में दिए थे, तो परिणामी आयाम भी हम लिख देंगे मिलीमीटर। यानी जब कलांतर शून्य होगा तो परिणामी तरंग का आयाम 7 मिलीमीटर होगा। इसी प्रकार आप चाहेंगे तो पाई/3 पाई/2 का निकाल लेंगे। चलिए मैं दूसरा निकालता हूँ, दूसरा निकाले देता हूँ। अगर कहता कलांतर पाई हो यानी जब
जब कलांतर का हो, जब फाई बराबर पाई हो, तब आर बराबर क्या होगा, आर बराबर देखो यही चलेगा हमारा सूत्र, इधर यही चलेगा, यही सूत्र लगाएंगे, A1 स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर। और भाई देखो केवल कलांतर फाई 0 था, तो आपकी फाई हमको रखना है पाई, और बाकी तो सेम ही है, बाकी तो देखो सेम ही रखेंगे ना, प्लस 2A1 इंटू A2 और फिर आपकी कास पाई। देखो अब यहाँ पर 4 की स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 2 चौको 8, 8 त्रिक 24 और कास पाई। अब पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था, देखो ये बताया था कि कास पाई का मान कितना होता है, यानी कि -1 होता है, चूँकि कास पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री मान कितना होता है -1, तो यहाँ -1 रख लोगे, तो यहाँ आ जाएगा क्या 16 9 25 और यहाँ प्लस माइनस, देखो कास पाई का मान -1, तो यहाँ माइनस का 24 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा √1 और 1 का वर्गमूल 1, यानी परिणामी आयाम r बराबर क्या हो जाएगा, परिणामी आयाम r बराबर हो जाएगा 1 मिलीमीटर। कब, जब कलांतर पाई हो। ठीक है, तो एक आ गया। समझ रहे हैं आप सवालों को, नहीं समझ रहे हैं भाई बताइए, समझ रहे होंगे ना। अब देखिए यहाँ पे, अब आगे आ जाइए फिर ऊपर से, अब तीसरा कंडीशन, जब का कलांतर फाई कितना हो, कलांतर π/3 हो, π/3 मतलब cos 60 का मान आप रख के इसको हल कर लेंगे, इतना मैं आपसे आशा कर सकता हूँ कि चलो लगा देता हूँ। r बराबर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर A2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर और प्लस 2A1 सूत्र होता है, A1 की जगह 4 और A2 की जगह 3 और कास फाई जगह कितना रखोगे π/3। अब देखो बेटा, यहाँ 4 की स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9 और यहाँ 2 चौको 8 त्रिक 24 आ जाता है, और यहाँ कास π/3 मतलब कास 60, और कास 60 का मान आप जानते हैं कितना होता है, कास 60 का मान कितना होता है 1/2। तो यहाँ आप याद कर ले, कास π/3 कितना होता है 1/2 रख लिया। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 से काट देंगे 24 को तो 12 आ जाएगा, तो हो जाएगा 16 + 9 और 24 इंटू 1/2 आया कास, तो काटेंगे तो आ जाए कितना, 2 से काट देंगे तो 12 दूनी 24 यानी 12 आ जाए कट के। अब जोड़ लो इनको, 16 9 25 और 25 में 12 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 25 में 12 जोड़ दोगे तो 37 आ जाएगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 37 मिलीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। और आप चाहें तो इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, √37 का भाग 20 से। अगर आप यही आंसर हो गया, अगर आप वर्गमूल इसका निकालेंगे तो 6.08 आएगा, ये मिलीमीटर, ये आंसर लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वर्गमूल निकाल कर, नहीं तो वर्गमूल के साथ रखो तभी सही रहेगा। तो ये तीसरा हो गया। अब चौथा है आपको निकालना है कब, जब कलांतर π/2 हो। अब देखो बेटा, जब कलांतर यानी कि कलांतर फाई क्या हो π/2, तो आप जब यहाँ निकालेंगे A1 स्क्वायर 4, यानी कि देखो 4 के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है, तो यह तो वही चलेगा, और प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू कास π/2। कास π/2 का मान यानी कास 90, कास π/2 मतलब कास 90, ये तो आप जानते कास 90 शून्य होता है। 4 चौको 16, 3 त्रिक 9, यहाँ 2 चौको 8 त्रिक 24 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कास π/2 मतलब कास 90 का मान शून्य होता है, तो पूरा शून्य हो जाएगा, केवल 16 9 25 आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल निकालो कितना आ जाएगा 5, और काहे में, मिलीमीटर में। तो ये बेटा आज के लिए ये आप हो गए, आज के लिए बस इतना ही। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।